नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में 76 पुलिस, गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा के पदक विजेताओं को सम्मानित किया है। इस अवसर पर होमगार्ड और सिविल डिफेंस की कमांडेंट जनरल सतवंत अटवाल त्रिवेदी और साथ ही सीबीआई ने भी दिल्ली के निर्देशक और साथ ही यहां पर सम्मानित किया। यह समारोह 5 सालों के बाद में आयोजित किया गया है। पिछला समारोह 2020 में हुआ था। राज्यपाल ने सम्मानित व्यक्तियों को बधाई दी और कहा कि उनकी उत्कृष्ट सेवाएं समाज के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस राज्य में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नशे के खिलाफ पुलिसकर्मी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस का ये प्रयास समाज में बदलाव लाएगा। राज्यपाल ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में पुलिस और होमगार्ड का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पुलिस और होमगार्ड की मेहनत को सराहा, जो आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम, यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि स्मार्ट पुलिसिंग, डिजिटल निगरानी, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता। और इस समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा और शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया है। सम्मानित किया गया है और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सेवा करने के नाते विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रपति का पुरस्कार, पुलिस का पदक, ये सब, इसके साथ ही साथ नागरिक सेवा के लिए भी लोगों को सम्मानित किया गया है। कई वर्षों से ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था और मैं गृह विभाग का इसके लिए आभारी हूँ कि उसको ला करके और लोगों को सम्मानित कराने का काम किया। सभी लोग जितने थे वो सभी प्रफुल्लित थे। कुछ ऐसे भी थे जिनको मरणोपरांत उनके परिवार के लोगों को दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि यह उनके और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पदक है जो आज दिया गया है। शिमला में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के बाद जानकारी दी कि हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक होगा। सत्र की शुरुआत 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस दौरान कुल 15 सिटिंग होंगे और 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुक्खू बजट पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर 13 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके अलावा वाइल्ड फ्लावर हॉल को भी सरकार लीज पर लेगी और एक कंपनी को ऑक्शन के लिए फाइनल किया गया है, जिसके बाद में कंपनी यहां पर तय करेगी कि होटल से कितनी आय होगी। इसके साथ ही 6 पोस्ट कोर्ट के रिजल्ट घोषित करने की मंजूरी भी दी गई है। सिविल इंजीनियरिंग इन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रगति नगर डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी सैंक्शन किया है। और बीटेक स्टार्टिंग बीटेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये हमारे राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कांगड़ा एट नगरोटा भगवा में भी इस स्ट्रीट को स्टार्ट करने की कैबिनेट ने जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है 31 पोस्टें हमारी जो ANMS हमारी जो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स में थी, उसको रैशनलाइज करके उनको डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल्स में जो है शिफ्ट करके जो है उनको डिस्ट्रिक्ट आयुष में किया गया है, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की जो है सेवाएं जो है वो इम्प्रूव हो और सुचारू रूप से जो है वो चलती रहे। इसके अलावा जिला सोलन के तहसील राजशहर के अंतर्गत लोहार घाट नामक स्थान में नई अब तहसील भी खोलने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। जिला बिलासपुर की जो उप तहसील नमोल थी, उसको रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड जो है डिपार्टमेंट ने की थी।
बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब अगले 3 वर्षों में ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के मध्यम वर्ग का है। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए जो कदम उठाए हैं वो पहले किसी भी सरकार ने नहीं उठाए। 12 लाख तक के आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार 2012-13 में 2 लाख तक आय पर टैक्स लगा रही थी, जिससे लोगों को काला धन बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने देशवासियों को ईमानदारी के रास्ते पर लाया है। और अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि भारत में विकास की गति तेज हुई है। मोदी सरकार ने 1.5 लाख किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए। इसके अलावा 24 एम्स हॉस्पिटल, 25 ट्रिपल आईटी संस्थान, 7,70,000 ग्रामीण सड़कें और 160 एयरपोर्ट बनाए गए हैं। सांसद ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों को विकास के लिए 50 साल तक देगी, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी ये राशि जो है वो मिलेगी। भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है और अगले 10 वर्षों तक लगातार भारत ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। दूसरी ओर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 3 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसमें मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल है और मध्यम वर्ग को जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी जी ने किया। 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये मोदी सरकार ने किया है। आप याद करो, यूपीए की सरकार 2013-14 में 2 लाख से ज़्यादा की आमदन पर 35-40% टैक्स लगा देती थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार 1970 में 97.5% टैक्स लगाती थी। अब ये हालत काला धन बनाने पे मजबूर करते थे। आज मोदी जी ने जनता को ईमानदारी की राह पर लाए, देश की विकास को नई रफ्तार देने का काम किया। देश में 96,000 किलोमीटर नेशनल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोजगार के कई प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में सरकार ने 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया। वहीं पूर्व बीजेपी सरकार के मुकाबले वर्तमान सरकार ने अधिक रोजगार के अवसर दिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर युवाओं को भड़काने के लिए गलत बयान दे रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी और विक्रमादित्य सिंह ने भी बताया कि केंद्र से कई महत्वपूर्ण योजनाओं की मंजूरी के प्रयास किए जा रहे हैं और अधिकतर प्रोजेक्ट जल्द मंजूर होंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हिमाचल को विशेष छूट मिलने की बात भी कही है, जिसमें ग्रामीण सड़कों को पक्का करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने केतली घाट में ढली तक 4 लेन के कार्य की जानकारी दी और ढली से रामपुर तक अगले चरण की मंजूरी के लिए केंद्र से आग्रह किया कि विक्रमादित्य सिंह ने भू जोत टनल और जलोड़ी जोत टनल के प्रपोजल के बारे में बात की और कहा कि वे जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री के समक्ष इन प्रोजेक्ट के लिए अपना पक्ष रखेंगे। मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सड़कें हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत को ठीक करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। PMJSY 4 का खाका लगभग पूरा तैयार हो चुका है और मैंने आपको पहले ही ये खुशखबरी दी थी कि हिमाचल के विशेष निवेदन पर केंद्र सरकार ने और खास करके जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमने उनसे निवेदन किया था और हिमाचल के लिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य के लिए विशेष रूप से ये छूट दी गई है कि जो भी हमारी PMJSY 1 की सड़कें जो कच्ची है उनको इसमें पक्का करवाया जाएगा। इससे हमको 800 किलोमीटर से करीबन 1200 किलोमीटर सड़कें हिमाचल में पक्का करने के लिए PMJSY से बजट मिलेगा, जो हिमाचल के लिए इस पर्टिकुलर जो हमारे फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ में विरोध तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, मैं तो कहता हूँ सही का समर्थन होना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए। तो अगर किसी चीज़ में समर्थन मिल रहा है
तो मैं सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन भी कर रहा हूं, मगर ये तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, मगर फिर भी हिमाचल का जो हक है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। सोलन के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और जांच प्रदान करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन एक निजी कंपनी द्वारा चलाई जा रही है और ये सोलन के 10 पंचायतों के 100 गांवों में जाकर लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देगी। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि ये मोबाइल हेल्थ यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में मददगार होगी। उन्होंने बताया कि इस वैन में एक चिकित्सक और एक फार्मासिस्ट होगा जो कि लोगों को प्राथमिक उपचार और जांच प्रदान करेगा। निजी कंपनी के निदेशक नरेंद्र कुमार गुमन ने कहा कि यह सुविधा ग्रामीण लोगों की मदद के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज़्यादा सुलभ बनाएगी। जो हेल्पेज इंडिया जो है ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के थ्रू इनके पास ऑलरेडी आई थिंक दे हैव 2 व्हीकल्स, तो ये एक नया व्हीकल इन्होंने लॉन्च किया है आज, जिससे कि ये गांव-गांव जाकर के जो प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने में मदद कर रही है, जो कि इनका उद्देश्य है, जिसमें कि इस मोबाइल हेल्थ यूनिट में एक डॉक्टर होगा, एक फार्मासिस्ट होगा और बेसिक मेडिसिन होंगी, बेसिक कुछ टेस्ट होंगे जिससे कि शुगर, बीपी, एचपी ये टेस्ट किए जा सकते हैं। और वो लगभग इस मोबाइल वैन में 10 पंचायतों को और लगभग 100 गाँव के लोगों को सुविधा देने की इनका जो उद्देश्य है। जैसे बताया था ये प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए है, जो गांव में जाएगी, आसपास के गांव में, और वहाँ प्राइमरी चीज़ें जैसे हेल्थ के लिए जो चेकअप्स हैं, अब शुगर है जैसे कह रहे हैं, या कोई बीपी है, ये चीज़ें गांव में जाके ये लोग उस पर मॉनिटर करेंगे। हाँ, हमारा CSR का जो फोकस है इज़ ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 2 चीज़ें मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन में हम कर ही रहे हैं, कई स्कूलों में हमने सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पिछले 3 महीनों से रिफाइंड और सरसों का तेल नहीं मिल पा रहा है, जिससे 49 DPO के लगभग 12,000 राशन कार्ड धारकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर रिफाइंड और सरसों का तेल उपलब्ध कराती है, लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये तेल नहीं मिला। उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि फरवरी में तेल का कोटा मिलेगा, लेकिन फरवरी का आधा महीना भी निकल चुका है, तेल नहीं मिला। इससे उपभोक्ताओं को बाजार से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा। खाद्य आपूर्ति विभाग के स्थानीय निरीक्षक पदम देव के अनुसार पिछले 3 महीनों से रिफाइंड और सरसों के तेल की सप्लाई नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही तेल की सप्लाई आती है, उपभोक्ताओं को इसे वितरित कर दिया जाएगा। खुले बाजार में सरसों का तेल 170 से 220 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि उचित मूल्य की दुकानों पर यह 140 रुपये प्रति लीटर मिलता है। जैसे कि मुझे फील्ड से भी कुछ शिकायतें आ रही थी कि कुछ समय से डिपो में जो है वो ना तो मस्टर्ड ऑयल आ रहा है और ना ही रिफाइंड आ रहा। इस कड़ी में मैं आपको थोड़ा सूचित करना चाहता हूँ कि 3 महीने से हमें यहाँ पर कोई भी मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड से रिलेटेड किसी भी तरह का अभी तक शायद हो सकता है टेंडर ही ना हुआ हो या थोड़ा लेट हुआ हो। तो जैसे ही हमारे पास मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड आता है तो उसे राशन कार्ड के अकॉर्डिंग सभी कंज्यूमर्स को प्रेषित डिप होल्डर के माध्यम से कर दिया जाएगा। और एक और विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि दालें और चीनी, इसके लिए जो है वो बैकलॉग हमारे पोज मशीनों में क्रिएट कर दिया गया है। दिसंबर का भी कर दिया गया है और जनवरी का तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी का दिसंबर का रह गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने ऊना में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 2025-26 में होने वाले पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनावों के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए पूरी योजना और तैयारी की अहमियत पर जोर दिया है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों में हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया, उनके दायित्वों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने चुनावी अधिनियम और दिशा निर्देशों का गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए ताकि चुनाव में कोई समस्या न आए। और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को मतदाता सूची तैयार करने और चुनावी रिकॉर्ड को सही तरीके से रखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने को कहा है। निकायों के चुनावों में अभी समय है, फिर भी मुझे लगा कि आप सबसे संवाद स्थापित करने का यह उचित समय है, क्योंकि अब आप लोग एक प्रकार से पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के इलेक्शन से मुक्त हो गए हैं। और जैसा आपको शायद विदित ही है कि यद्यपि हमारी कई सारी प्रक्रियाएं कॉमन हैं, लेकिन काफ़ी सारी भिन्न भी हैं। तो ज़रूरी है कि आप मेंटली भी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि हमने स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले समय में करवाने हैं, और उसके लिए हम अपने आप को जो भी प्रक्रियाएं हैं उससे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।